हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बच्चों मैंने आपसे बोला था कि एड्यू मित्रा पर ही आप लोगों को अब क्लास 11th एंड 12th की कॉमर्स की क्लासेस भी मिला करेंगी। तो बच्चों आप लोगों को मालूम है एड्यू मित्रा कॉमर्स का हम लोगों ने नया चैनल बना दिया है और वहाँ पे रावत सर आप लोगों को अकाउंटेंसी वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे रावत सर की एक डेमो वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड करी है। इसके बाकी सब पार्ट्स आप लोगों को हमारे एड्यू मित्रा कॉमर्स चैनल पे मिल जाएंगे। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है भाई, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखो और दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करो। चलिए मिलते हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका 12th क्लास का फर्स्ट लेक्चर अकाउंट्स में। आई होप सब बच्चे पास होके आ ही गए होंगे, है ना। कुछ बच्चे ऑनलाइन, कुछ बच्चे ऑफलाइन, कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत करके पास हुए होंगे और कुछ बच्चे पता ही है आप लोगों को ऑनलाइन पेपर था। तो फाइनली आप 12th क्लास में आ गए हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप 12th क्लास में कैसे आए। मेरी दो तीन बातें बहुत ध्यान से सुनो। 11th क्लास और 12th क्लास में बहुत डिफरेंस है। 11th क्लास बेसिकली बेसिक था बेटा, और कहीं ना कहीं 12th क्लास में जो अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं वो एडवांस लेवल पे होगा एज कंपेयर टू 11th क्लास, ठीक है। 11th क्लास में अगर नंबर ऑफ चैप्टर की बात करेंगे तो बहुत कम थे बेटा, नंबर ऑफ बुक्स बहुत कम थी, है ना। लेकिन 12th में अगर बात करें तो नंबर ऑफ बुक्स भी ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ है। मैं आपको डरा नहीं रहा बेटा, पहले से मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि 12th क्लास 11th क्लास की तरह नहीं हो सकता है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। एक छोटा सा डेमो लेक्चर है, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग किस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम सिलेबस की चर्चा नहीं करेंगे और ना ही वेटेज की, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग 12th क्लास में फ्यूचर में कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं, किस तरह से हमारा पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या होने वाला है। अभी तक इस चैनल पर जितनी वीडियो आप देखेंगे वो सारी वीडियो बच्चे एक तरह से मान लीजिए रिवीजन लेक्चर है, वो सारी रिवीजन के पर्पज से हम लोगों ने डाली है। ये फर्स्ट लेक्चर है जो बिल्कुल रेगुलर क्लास की तरह होगा, जो नॉर्मल हम पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं जी, आइए बच्चा। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की एक अलग आपके पास बुक होगी, उसका पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 11th क्लास में जो हमने सारा पढ़ा क्या वो बेकार हो गया? बेटा 11th क्लास में जो अकाउंटिंग आपने पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी? सोल प्रोप्राइटर्स की। लेकिन 12th क्लास में जो अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं सर वो पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म की, वो पढ़ेंगे आप लोग किसकी? कंपनीज की, वो पढ़ेंगे आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो 11th क्लास के जो कॉन्सेप्ट थे वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं 12th क्लास में आप डिफरेंट एंटिटीज के अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं वो चर्चा करने वाले हैं। तो 11th क्लास में जो बेस जिनका अच्छा था कहीं ना कहीं 12th में हेल्प करेगा, और अगर 11th में बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ाई नहीं करी है तो फिर भी आप 12th में कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है बेटा। स्टार्ट करें, चलिए। तो पहला चैप्टर मेरे बच्चे जिसमें बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है बच्चा। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग, आज की जो हमारी क्लास होगी वो मोर एंड लेस कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास की जो बिजनेस स्टडी है वहां पढ़ा होगा। तो आपने जो बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी वहां फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा, और वहां एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस था आपका पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, हम बात कर रहे हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप क्या होता है? देखो 11th क्लास की जो अकाउंट्स थी वहां पे कहीं ना कहीं थ्योरी बड़ी हिस्ट्री टाइप की थी, आपको याद करनी है। लेकिन 12th क्लास में जो पेपर आएगा और जो थ्योरी है वो बहुत लॉजिकल है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सेक्शन वाइज है, लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अगर हमें मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बतानी है तो कहीं ना कहीं हम सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो कहता है पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। अगर हम नॉर्मली बात करें सर, पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना बेटा, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं बच्चा? एक बिजनेस होता है, एक बिजनेस कैरी करते हैं, और उस बिजनेस को कैरी करेंगे, वहां से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई बिजनेस कैरी करते हैं, उसमें कुछ कैपिटल लगाएंगे और उस कैपिटल के बाद लगाने के बाद बिजनेस को कैरी करेंगे, और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सर ये तो पार्टनरशिप है। सेक्शन क्या कहता है? 4, सेक्शन 4 में डेफिनेशन लिखी गई है, कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them। ये तो मीनिंग लिखी गई है बेटा सेक्शन 4 में। अब इस मीनिंग का मतलब क्या है इसके लिए थोड़ा सा पहले आपको आगे चलना पड़ेगा। 12th क्लास में जो भी हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं बेटा बिल्कुल वर्ड टू वर्ड होगी, हर चीज का बिल्कुल मतलब होगा।
याद नहीं कर सकते, रट्टाफिकेशन आप नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर मीनिंग पढ़ाऊं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, द टर्म्स पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन क्या, टू और मोर पर्सन। तो मेन फोकस किस पर रहेगा, टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ किसका बेटा, बिजनेस का, और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है इनको पढ़ाने से पहले मैं कुछ और चीजें बताऊंगा और कहीं ना कहीं मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले हम बात करते हैं मेरे बच्चे, इसी के अंदर बहुत ध्यान सुनिए, हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चे कि किसी पार्टनरशिप के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स है बच्चा, ठीक है सर बताइए कौन कौन से हैं जी। तो आवश्यक एलिमेंट्स कौन कौन से, किसी पार्टनरशिप को बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, है ना, उनकी हम चर्चा करेंगे और जैसे हम चर्चा खत्म करेंगे तो कहीं ना कहीं मीनिंग भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है बच्चा कि एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। पहला है एटलीस्ट 2 पर्सन। भाई किसी भी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए बेटा, मिनिमम 2 चाहिए। मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए, 2। और अगर हम बात करें सर मैक्सिमम कितने होंगे, तो मैक्सिमम कितने होंगे, 50। तो किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए मिनिमम कितने होंगे, 2 और मैक्सिमम कितने होंगे, 50। इतनी बातें आपने पढ़ी होंगी। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे यार कि जो हम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 बोल रहे हैं वो लोग कौन होने चाहिए, कौन लोग पार्टनर नहीं हो सकते, उसकी बात करते हैं। तो कहता है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन। ये छोड़ो, तो कह रहा है कम से कम 2 बंदे चाहिए, ठीक बात है जी 2 बंदे चाहिए, लेकिन जो भी 2 बंदे हमें चाहिए वो क्या होने चाहिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए। सर कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हुआ, जो लोग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी एग्रीमेंट नहीं कर सकते पार्टनरशिप में, ठीक है। वो कौन कौन लोग हैं सर, तो पहले हम बात करें फर्स्ट है माइनर। माइनर का मतलब क्या बेटा, जो 18 साल से कम है वो पार्टनर नहीं बन सकता है। सर हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि पार्टनर बन सकता है, अभी चर्चा करेंगे, टेंशन बिल्कुल ना ले, ठीक है। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा बीएसटी में माइनर पार्टनर बन सकता है, और मैं यहां कह रहा हूं नहीं बन सकता, बताऊंगा क्यों नहीं बन सकता है। अभी खैर हमने यहां पे बात करी वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यार जो पागल लोग होते हैं, है ना, पागल हो गया, इडियट्स हो गया, क्या वो लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं। जब वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं है, तो पार्टनर नहीं बन सकते। तो पहला कौन है, माइनर, और दूसरा कौन है मेरे बच्चों, हमारे पास हो गया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। अगर किसी लॉ में किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है तो वो पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता है। कैसे सर, वो अगर मान लीजिए इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, है ना, किसी कोर्ट ने उसे क्या घोषित कर दिया, इंसॉल्वेंट, कि उसके पास एसेट्स नहीं है, उसकी बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, तो वो कोई नए करार या नए एग्रीमेंट नहीं कर सकता, नई पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता, है ना। या कोई भी हमारी एलियन एनिमीज है, कोई विदेशी हमारा शत्रु है, वो भी हमारा पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल एक पॉइंट पढ़ा है कि एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होंगे, 50। फिर हमने बोला कि जो भी पार्टनर बनना चाहता है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कौन कौन लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, वो 3 लोग हैं। पहले हमने बोला माइनर, दूसरा बोला है अनसाउंड माइंड, और तीसरा बोला है डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो आई थिंक पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, मीनिंग पढ़ाया, पहला पॉइंट पढ़ाया सॉरी, अब हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे और प्लीज कोशिश करेंगे कि आप मेरा आंसर दें, ठीक है। मैं कहता हूं एक मिस्टर एक्स है जो 18 साल के हैं, एक मिस्टर वाई है 17 साल के हैं, ये दोनों पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि ये पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते नहीं कर सकते। एक 18 साल से ऊपर है, मान लीजिए 19 साल का है, और एक कौन है, 17 साल का है। तो आप मुझे जवाब दो, क्या ये पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हैं। तो आंसर आएगा नो। सर आप कहेंगे आपने 11वीं क्लास में कहा था कि माइनर पार्टनर बन सकता है, मैंने कहा माइनर पार्टनर यहां पर
नहीं बन सकता। तो एक बंदे की एज कितनी है 19 और दूसरी कितनी है 17। तो मैंने कहा जो 17 वाला ना बेटा वो तो माइनर है, और जब माइनर है तो भाई कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। और जो पार्टनरशिप बेसिकली वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पे करती है। तो जब वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो पार्टनर नहीं बन सकता। सर हमने तो 11 में पढ़ा है, बता रहा हूं अभी, टेंशन मत लो। तो पहला वाला एग्जाम्पल देख लीजिए क्या कहता है। कहता है 2 ब्रदर हैं, एक है 18 ईयर्स है और एक हमारे 17 ईयर्स है। डिसाइड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप विद अ प्रोविजन दैट वाई विल शेयर द प्रॉफिट ओनली। हाँ सर हमने ये पढ़ा था 11th क्लास में कि वाई जो माइनर पार्टनर है, पार्टनर तो बन सकता है लेकिन ओनली प्रॉफिट के लिए बन सकता है। हाँ सर ये बात मैं बोल रहा हूं बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं वो पार्टनर नहीं बन सकता है। आंसर देखिए क्यों, मैं बताता हूं अभी। डिसीजन दे कैन नॉट डू सो। अब सुनिए वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे, ठीक है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons and such person must be competent to contract. In the given case, Y is not competent to contract because he is a minor. Hence, there is only one person X was alone cannot form a partnership. सर ये तो बात वही हो गई, आप कह रहे हो जी जो मिस्टर वाई है जो छोटा है लेस देन 18 है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन 11th क्लास में कहा था जी वो प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन अभी जेन्युइन है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, टेंशन मतलब बता रहा हूं अभी। एग्जांपल सेकंड पे आइए। 3 लोग हैं XYZ, एक 20 साल का है, एक 18 साल का, एक 17 साल का है, दोबारा वही। क्या ये तीनों पार्टनर तीनों पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं? X 20 साल का है, Y 19 साल का है और Z 17 साल का है। सर मिनिमम 2 चाहिए, ठीक है तो 3 लोग हैं। लेकिन सर जो मिस्टर जेड है वो क्या है, माइनर है। फिर वही कहानी, माइनर है तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। सर ये क्या हो रहा है, आपने क्या बताया था 11th क्लास में, 12th क्लास में क्या हो रहा है? टेंशन मतलब बस लास्ट के मुझे 1 मिनट दो। अब 3 ब्रदर्स है बेटा, मैंने बता दिया, एक की 19 है, एक की 18 है और एक की कितनी है 17 ईयर्स है। डिसाइड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप विद अ प्रोविजन दैट जेड विल शेयर द प्रॉफिट ओनली। कैन दे डू सो? आंसर दे कैन नॉट डू सो। अब सुनिए रीजन क्या कहता है। मैं एक वर्ड बोलूंगा, बहुत ध्यान सुनना। नो डाउट आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि माइनर पार्टनर बन सकता ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए, बिल्कुल सही पढ़ा था आपने। लेकिन क्या आपने वहां यह पढ़ा था कि माइनर नई पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है? बेटा एक एग्जिस्टिंग फर्म चल रही है, एक बंदा X एक Y है, उनकी फर्म चल रही है, उसमें Y एज अ पार्टनर जा सकता है चाहे वो माइनर भी हो, ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए। लेकिन माइनर पार्टनर 2 लोगों के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं, समझ पा रहे हैं बात को मेरी? तो अगर XYZ में से एक माइनर है, वो तीनों पार्टनरशिप नई फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म है तो उसमें पार्टनर बन सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी, जो इतनी देर से कंफ्यूजन चल रहा था बेटा। तो ऑल द पर्सन एंटरिंग इनटू ए partnership agreement must be competent to contract. Judge is not competent to contract because he is minor. It may be noted that no partnership can be formed with a क्या बेटा, with a minor partner, but after the formation of partnership a minor can be admitted to the benefit of a partnership with the consent of all the other partner of the firm as per the provision of section 30 of the partnership act. तो जो माइनर पार्टनर है वो पार्टनर तो बन सकता है, लेकिन किस में? अगर कोई पुरानी फर्म, कोई एग्जिस्टिंग फर्म चल रही है तो उसमें प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। तो आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो ये पहला पॉइंट था कि एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए बेटा, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो आपको बात समझ आ पा रही होगी। अब हम लोग 12th क्लास कैसे पढ़ने वाले हैं। ऐसे नहीं कि हमने पढ़ लिया एनी 2 पर्सन होने चाहिए, हाँ जी मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है, बात खत्म होगी जी। लेकिन उसके अंदर जाना पड़ेगा कौन कौन लोग कॉम्पिटेंट नहीं है, कौन पार्टनर, समझ पा रहे हैं बात को? तो हर पॉइंट्स को, हर मुद्दे को हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों। अगला पॉइंट है जी एग्रीमेंट, ठीक है जी। सर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है कि पार्टनरशिप का जो जन्म होता है वो होता है किससे? एग्रीमेंट से है ना बेटा। सर एग्रीमेंट होता क्या है? एग्रीमेंट 2 टाइप का होता है मेरे बच्चों। एग्रीमेंट बेसिकली 2 टाइप का होता है, हाँ जी। कौन कौन सा होता है बताओ जी? एक होता है बेटा एक्सप्रेस, अच्छा सर, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है एम्प्लॉयड। अभी पढ़ेंगे इसे, एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉयड। सर एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? वो एग्रीमेंट जो ओरल और रिटर्न होते हैं। सिंपल सा, एक मैं हूं, एक कोई बंदा वाई है, मैंने कहा एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं, तो उसको ये बात मैंने क्या करी है, या तो ओरली बताई है या इसी बात को हमने कागज के टुकड़े पे लिख लिया है,
तो ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। हमने डिसाइड किया हम ये बिजनेस करेंगे, इस तरह से सब कुछ करेंगे। तो ये सारी बातें हमने क्या कर ली है, हमने या तो एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस कैसे होगा, या तो ओरल फॉर्म में होगा या हम लोगों ने इसे रिटर्न फॉर्म में लिखा होगा। यहां तक मेरी बात समझ आई पहले आपको? तो इसका मतलब सर एग्रीमेंट का मतलब हुआ, एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और पार्टनरशिप का जन्म ही किससे होता है, एग्रीमेंट से होता है। ठीक है, तो ये हो गया ओरल या रिटर्न, दोनों ही वैलिड है। सर इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट का मतलब मेरी बात सुनो क्या होता है। इम्प्लाइड का जो एग्रीमेंट होता है वहां पर हम दोनों पार्टीज के एक्ट देखते हैं कैसे परफॉर्म कर रही है। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं और वहां पर एक डीटीसी की बस आई और आप जाके बैठ गए, बस में बैठे, आपने सीट ली और सीट में बैठ गए। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आता है और कहता भाई टिकट लो। आपने कहा टिकट, किस बात की टिकट? उसने कहा भाई बस में सफर कर रहे हो। तो बस में सफर कर रहे हो, तो भाई यात्री ने बोला मैंने थोड़ी कहा था बस रोकने का, बस रोकने के लिए, ठीक है, मैंने थोड़ी कहा था कि तो बस रोको और मैं इसमें आके बैठ जाऊं। तो भाई सिंपल सी बात यहां पर क्या है, वो बंदा बैठा कहां पे था, बस स्टैंड पे। तो ऑब्वियस है अगर वो वहां पे बैठा हुआ है और बस उसमें बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को एक एग्रीमेंट के अंदर बंध रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देखिए, आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और आपके पास बहुत सारा सामान है, एक कुली आता है और कुली आपका सामान लेके चल देता है और आप भी उसके पीछे भी चल देते हैं। ठीक है, बाहर आता है, वो सामान रखता है और कहता लाओ जी पैसे दो। आपने कहा पैसे, मैंने थोड़ी कहा था सामान उठाने के लिए, लेकिन भाई जब वो सामान उठा रहा था आपने मना भी तो नहीं किया था। समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं उन्हें कहते हैं एम्प्लॉयड। तो यहां तक बात समझ आई। एग्रीमेंट का मतलब है दो बंदे जब किसी चीज के लिए राजी होते हैं। तो एग्रीमेंट कैसा होगा, या तो एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड होगा। एक्सप्रेस कैसा होगा, ओरल या रिटर्न फॉर्म में होगा, और इम्प्लाइड कैसा होगा, वो दोनों पार्टी के जो एक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर होगी। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई हमें। चलो थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। कहता है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। भाई पार्टनरशिप का जन्म ही किससे होता है, एग्रीमेंट से होता है, टू फॉर्म ए पार्टनर। दिस एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस हो सकता है वेदर रिटर्न और ओरल और एम्प्लॉयड। मैंने बता चुका हूं, दिस एसेंशियल एलिमेंट्स इज फर्दर क्लैरिफाइड अंडर सेक्शन 5। जरूरत नहीं है, सेक्शन 5 प्रोवाइड दैट रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेज। इसके पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बाकी बातें कुछ इसमें है नहीं है। बाकी बातें वही लिखी कि एचयूएफ के अंदर क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, कि पार्टनर कैसे बनता है, मेंबर जो मेंबर होता है वो बाय बर्थ से क्या बन जाता है, पार्टनर बन जाता है। तो इसमें हमने कहा है कि पार्टनरशिप का जन्म किससे होगा, एग्रीमेंट से होगा। एग्रीमेंट हमारा एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है, ओरल या रिटर्न हो सकता है। ठीक है, आई होप मेरी वाली बात आपको क्लियर होगी। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बेटा, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें बिजनेस। सर बिजनेस का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है एक्स, एक बंदा है वाई, दोनों भाई हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो अब उन्होंने कहा क्या किया जाए यार, ऐसा कुछ काम करते हैं इसमें कुछ करना, ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। तो दोनों ही भाई हैं और दोनों की आज़ादी प्रॉपर्टी, उनके पेरेंट्स नहीं है, उनके पेरेंट्स के द्वारा वो प्रॉपर्टी मिली थी। तो उन्होंने एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं यार, इस प्रॉपर्टी पे ना एक काम करते हैं, घर तो बने हुए हैं, इसको किराए पे देते हैं, लेट आउट करते हैं। ठीक है, और लेट आउट करेंगे तो किराए पे देंगे, उससे कुछ किराया आएगा और उस किराए को हम लोग आपस में बांट लेंगे, जो भी हमारा शेयर है और जो भी खर्चे होंगे वो आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों लोगों ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देना स्टार्ट कर दिया, उससे जो भी पैसे आए उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और जो खर्चे हुए आपस में शेयर कर लिए। हाँ जी, क्या ये बिजनेस है, बताइए जी, आप बताइए, क्या ये बिजनेस है? नहीं बेटा, ये बिजनेस नहीं है। बेटा बिजनेस के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। एक तो होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे हो, ठीक है सर, एक तो होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और दूसरा क्या होना चाहिए, कोई एक्टिविटी। या तो आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग समझते हैं ना, अभी बताता हूं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आप कोई प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम बेसिकली कह सकते हैं। अब रेगुलर होना चाहिए और एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी का मतलब क्या, अच्छा प्रोफेशनल वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे, सॉरी। तो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग, या तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप कहीं से गुड्स लेते हैं और बेचते हैं, ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है दो चार लोग मिलकर आपस में बांट लेते हैं, जो भी पार्टनर है। या पार्टनरशिप आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी का उत्पादन कर रहे हैं और उसको आगे बेच रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, कोई बिजनेस समझ आता है, लेकिन जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जो बेसिकली रेगुलर बेसिस पे हो रही होगी और जिसमें कहीं ना कहीं ट्रेडिंग या कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। और बिजनेस हमेशा क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई दो पार्टनर थे, पार्टनर बने, और इन लोगों ने कहा हम एक काम करेंगे यार, हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेरोजगारी है, हम लोग एक काम करेंगे भाई, जितने भी ये एटीएम होते हैं ना यहाँ चोरी क्या करेंगे।
ठीक है जी। एक रात उन्होंने चोरी की और चोरी करके सफल हो गए जी, ठीक है, बहुत पैसा आ गया, आपस में बांट लिया। दूसरी बार दोबारा चोरी करने गए, पुलिस वालों ने पकड़ लिया और धर लिया। तो दोनों लोग कह रहे हैं जी हम तो दोनों जी बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर है जी, देखो जी, और पार्टनरशिप में जो रेशियो है मेरा 75 है, इसका 25 है, तो उसके हिसाब से जा दो। क्या ये बिजनेस है क्या? नहीं बेटा, इलीगल है, तो बिजनेस ही नहीं है आपका, ठीक है। तो बिजनेस का मतलब कोई एक्टिविटी होनी जरूरी है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ आएगा। देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए बिजनेस, ठीक है सर, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड द प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल एन एसोसिएशन। अच्छा, इसने फिर आगे बताया कि अगर कोई चैरिटेबल, रिलीजियस या कोई सोशल पर्पस के लिए आप कोई करते हैं पार्टनरशिप, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। होता है ना, 3-4 लोग मिलकर कहते हैं हम समाज के लिए काम करेंगे। अब 3-4 लोग तो मिल गए, पर्पस भी डिसाइड कर लिया, लेकिन ये कोई बिजनेस थोड़ी है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस एट ए फ्यूचर टाइम डज नॉट रिजल्ट इन ए पार्टनरशिप। अनलेस सारी बातें वही लिखी है बच्चा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम जो बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे बच्चा किसके? बिजनेस की। तो अभी तक कितनी बातें पढ़ चुके हैं हम लोग? एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 2% होने चाहिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, बताओ? हाँ जी, एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा बिजनेस, और चौथा पढ़ रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो बहुत खतरनाक पॉइंट है, मैं बहुत आराम से बताऊंगा इसके बारे में। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस में अगर 2 लोग हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे, ठीक है सर, बांट लेंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, ठीक है सर। लेकिन अगर लॉस हुआ तो सर, लॉस की तो हमने बात ही नहीं करी। जब हम बिजनेस करते हैं हमारा मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सर, अगर आपने रेशियो डिसाइड नहीं करी तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट बनाया होगा उसमें लिखा होगा कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट कैसे बांटने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट के, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में सिंपल से जो बातें बोली है, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर कोई मतलब कि अगर कोई एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा होगा कितना कितना बांटना है। अगर एग्रीमेंट भी नहीं है तो देन इक्वली बांटते हैं। ये बात आगे आप पढ़ लेंगे। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो एग्रीड रेशियो होंगे उसमें बांटेंगे, और अगर वो रेशियो डिसाइड नहीं करी है तो प्रॉफिट को इक्वली बांट लेंगे। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, अगर आप इसमें देखना चाहें देख सकते हैं, जो शायद आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए एग्रीमेंट रेलिवेंट है। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरली मीन एन एग्रीमेंट टू शेयर द लॉसेज। बिल्कुल ठीक बात है भाई, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो करेंगे, लेकिन अब शेयरिंग ऑफ लॉस हो गया तो भाई लॉस के अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर लॉस बियर करेंगे। याद आया, माइनर पार्टनर, तो माइनर तो लॉस बियर करेगा नहीं, ठीक है। तो कह रहे नेसेसरी नहीं है कि भाई हर पार्टनर लॉस भी बियर करेगा। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ पार्टनर इन अ प्रॉफिट ओनली, एक बंदे को हमने एडमिट किया एज ए पार्टनर, और वो किसके लिए एडमिट हुआ? ओनली प्रॉफिट ओनली। या माइनर, देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग ऑफ लॉसेज इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। अब ये लाइन क्या है, इस लाइन की बात करूं, बहुत खतरनाक लाइन लिखी है बेटा। कहता है जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है ना, वो प्राइमा फेसी एविडेंस है, नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस। सर, प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होता है? प्राइमा फेसी समझते हैं आप क्या होता है? आपने देखा होगा, सीआईडी देखते होंगे आप लोग, क्राइम पेट्रोल, तो आपने देखा कहीं से फोन आता है, जी हाँ जी इस घर में एक लाश लटकी हुई है, तो पुलिस वाले आते हैं और वो कहते हैं कि देख के लग रहा है किसने क्या किया है, सुसाइड किया है। प्राइमा फेसी, उसको ये लगता है कि सुसाइड किया। जरूरी थोड़ी है कि सुसाइड ही किया हो। हाँ सर, वो पंखे में लटकी है तो हमें लग रहा है देख के कि इसने क्या किया है, सुसाइड किया है, ठीक है। एक होता है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, जिसमें लगता है कि बिल्कुल निर्णायक एविडेंस है कि हाँ वो लाश लटकी हुई है। तो उसके बाद एक बंदा वहां बैठा हुआ है, उससे पूछा गया, उसने बताया, कुछ साक्ष्य दिए, कुछ एविडेंस दिए, हाँ, तो वो कंक्लूसिव एविडेंस दे रहा है कि हाँ जी इसने क्या किया है, सुसाइड किया है। तो क्या कह रहा है यहाँ, पॉइंट क्या है? पॉइंट कहता है बच्चे, बहुत ध्यान सुनना, कहता है कि शेयरिंग ऑफ लॉसेस तो हो गया बेटा। यहाँ कहता है मेरे बच्चे, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस, नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को अगर प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है तो पार्टनर ही होगा वो। फॉर एग्जाम्पल, अरे मैनेजर, हमने मैनेजर को सैलरी पे रखा है और उससे बोला भाई अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा तो तुझे कुछ क्या करेंगे, प्रॉफिट में कुछ शेयर देंगे।
तो क्या वो मैनेजर हमारा पार्टनर बन जाएगा? नहीं, वो मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। तो इसीलिए तो कहते हैं, क्या कह रहा है, पार्टनरशिप जो है ना, जो ये वर्ड है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि जिसको भी प्रॉफिट मिलेगा वो पार्टनर ही होगा। हाँ, बाहर से एट फर्स्ट साइट देखने से लगता है कि अगर किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो पार्टनर होगा। मेरी बात समझ पाए? ठीक है, चलिए लास्ट वाला लाइन थोड़ी सी मुश्किल है, छोड़ भी सकते हैं आप। दैट इज वाई एवरी वन हु शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस नीड नॉट बी नेसेसरी टू बी ए पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल ए मैनेजर, वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसमें कुछ खास बात नहीं है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो 4 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। एटलीस्ट 2% होनी चाहिए, सर एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। लास्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, ये कहता है म्यूचुअल एजेंसी। सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है पार्टनर और फर्म के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, वो प्रिंसिपल और एजेंट वाला होता है। समझते हैं प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, मैं पढ़ाता हूं और मैंने यूके उत्तराखंड में एक एजेंट हायर कर रखा है कि आप एक काम करो मेरे बिहाफ पे, है ना, मेरे बिहाफ पे आप उत्तराखंड में मेरी क्लासेस बेचा करो। ठीक है जी, तो मैं प्रिंसिपल हो गया, वो मेरा एजेंट हो गया, है ना। अब एक बात बताओ, कल एजेंट के द्वारा कोई एग्रीमेंट होगा तो उसके लिए कौन लायबल होगा? मैं लायबल होऊंगा। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है जिसमें पार्टनर्स, एक सिंगल पार्टनर बाकी रिमेनिंग पार्टनर को अपने द्वारा जो भी एक्ट करता है अदर पार्टनर को बाइंड कर सकता है। XYZ 3 पार्टनर हैं, तीनों, ठीक है। एक्स ने कोई काम किया तो उसके लिए जो 2 अदर पार्टनर है वो भी लायबल है, और अगर वो 2 पार्टनर कोई काम कर रहे हैं तो जो तीसरा पार्टनर है वो भी लायबल है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली प्रिंसिपल और एजेंट वाला, इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा देयर मस्ट बी एग्जिस्ट, क्या बेटा, देयर मस्ट बी एग्जिस्ट a mutual agency relationship among the partners. Mutual agency relationship means that each partner is both an agent and principal. तो भाई एक जो पार्टनर होगा ना वो कौन होगा? वो एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। तो each partner is an agent in the sense that he has the कैपेसिटी टू बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। तो हर एक पार्टनर कौन है? प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। तो एजेंट कब है? जब कोई काम करता है तो उसके एक्ट जो उसने काम किया उस काम के द्वारा वो अदर पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है। रिस्पॉन्सिबल अदर पार्टनर भी उसके लिए होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि बाइंड अदर पार्टनर इन बाय हिज एक्ट डन। ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल इन द सेंस दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। तो मैंने कहा ना XYZ, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, XYZ 3 पार्टनर है और ये Z है, ठीक है। तो Z ने कोई एक्ट किया तो भाई Z हमारा क्या हो गया? एजेंट होगा, ये हमारे क्या हो गए? प्रिंसिपल हो गए। तो इसके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसके लिए क्या होंगे? ये लायबल होंगे, और ये क्या कर सकते हैं? इस पार्टनर को बाउंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कहता है सच म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप इन केस ऑफ फर्म ऑफ XYZ हैज बीन। अब कैसे बना रखा देखो जरा एक बार। कहता है मान लीजिए व्हेन X डज एन एक्ट, ठीक है, तो हु इज एजेंट? X हमारा एजेंट हो गया। तो हु आर प्रिंसिपल? Y एंड Z। व्हेन Y डज एन एक्ट, अगर Y कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो Y एजेंट हो गया, तो बाकी हमारे कौन होंगे? X और Z क्या होंगे बेटा? प्रिंसिपल होंगे। और अगर Z के द्वारा कोई एक्ट होता है मेरे बच्चों तो उसमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कौन होंगे? X और Y होंगे। तो जब कोई पार्टनर, कोई एजेंट कोई काम करता है तो पूरे अदर पार्टनर्स को भी वो क्या करेगा? बाइंड कर सकता है, ठीक है बेटा। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने स्टार्ट किया, ओनली मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, और बात करी उसके कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। हाँ सर मीनिंग तो आपने छोड़ ही दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आप मीनिंग आप पढ़ेंगे तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो जितने भी वर्ड उसमें लिखे थे बेटा, चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कहता था रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो हम पढ़ चुके हैं 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस की हम बात कर चुके हैं, है ना। तो 2 और मोर पर्सन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस होना चाहिए, और कैरी डाउन बाय कौन? ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जो काम होता है वो सारे पार्टनर के द्वारा भी हो सकता है या उनमें से कोई एक बंदा भी सारा काम कर सकता है। तो अगर सारे पार्टनर काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर कोई एक सिंगल पार्टनर काम कर रहा है तो उसके लिए सारे पार्टनर भी क्या होंगे? लायबल होंगे उस पार्टनर के द्वारा जो काम किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो एक छोटी सी कोशिश थी ये बताने की कि हम लोग अब जो 12th क्लास के रेगुलर बैचेस होंगे किस तरह से
पढ़ाएंगे, एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे बच्चे। देखो एग्जाम में कितना आ रहा है मैटर नहीं करता, ठीक है। हमें अगर 12th क्लास में कोई चीज है तो बहुत लॉजिक से पढ़ना है, और मैं दोबारा बता रहा हूं 11th 12th में ये डिफरेंस है। अगर आप 12th क्लास में है तो आपको लॉजिक से पढ़ना पड़ेगा, रट्टा नहीं लगा सकते। कितना याद कर पाओगे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बेटा आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, बेटा कमेंट्स करके जरूर बताना यार आपको कैसी लगी, या इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं है, और प्लीज लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।